हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल वी पाठशाला पर मैं आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2023 बैच के प्रशिक्षुओं के लिए क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, नोट्स बनवाए जा रहे हैं। तो आप सभी प्रशिक्षु जल्दी से वी पाठशाला चैनल विजिट करिए और अपने डीएलएड की प्रिपरेशन को और भी बेटर बनाइए। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम सिद्धांत, जो हमारे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र है। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का द्वितीय पेपर है आपका शिक्षण अधिगम सिद्धांत। तो हमारा शिक्षण अधिगम सिद्धांत बिल्कुल डिटेल से हमने सिलेबस को कंप्लीट किया है। आपको अगर पढ़ना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको शिक्षण अधिगम सिद्धांत में सभी क्लासेस बिल्कुल डिटेल से और चैप्टर वाइज मिलेंगी, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप अभी भी जा करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम में टाइम है। आपका एग्ज़ाम जो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2023 बैच के प्रशिक्षुओं का एग्ज़ाम अभी आप मान के चलिए कि आपका मई या फिर जून लास्ट में जा सकता है। तो अभी टाइम है, बिल्कुल अच्छे से आप पहले डिटेल से कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर आप अपनी तैयारी जो है सीरीज से करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जहाँ से जैसे होता है आप वहाँ से करिए, लेकिन थ्योरी एक बार आप ज़रूर पढ़िए। तो चलिए देखते हैं, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा दिया है आपको बिल्कुल डिटेल से, तो अब बारी आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने आपको एक और भी लिया है, जिसमें मैंने आपको राजन सीरीज की क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे। और आज की क्लास में हमने विद्या क्वेश्चन बैंक जो सीरीज है उससे हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी प्रश्न जितने दिए हैं उन सभी को बिल्कुल डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, हमारा फर्स्ट यूनिट है शिक्षण एवं संप्रेषण। तो पहले पाठ्यक्रम हम आज पढ़ेंगे क्या, हमारा इंडेक्स क्या होने वाला है। तो संप्रेषण पढ़ेंगे। शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व, संप्रेषण के घटक, संप्रेषण के प्रकार, प्रभावी संप्रेषण के तरीके। तो चलिए देखते हैं। पहले हम बहुविकल्पी, हमारा 50 क्वेश्चन बहुविकल्पी का होगा, फिर उसके आगे हम अति लघुत्तरी प्रश्न इसी क्लास में करेंगे। चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है बहुविकल्पी में शिक्षण अधिगम सिद्धांत में आपका विद्या क्वेश्चन बैंक का पहला क्वेश्चन कि शिक्षा एक प्रक्रिया है। तो शिक्षा एक प्रक्रिया है कैसी, सतत है, या फिर बी है आपका सामाजिक, सी है गतिशील, डी है ये सभी। तो देखिए, शिक्षा जो है वह कंटिन्यूअस चलती रहती है, सामाजिक है, समाज में रहकर के आपके जॉन डीवी ने भी कहा है ना, और गतिशील है। तो ये सभी तीनों आंसर सही है। तो आपका डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षा जो है सतत भी है, सामाजिक है, गतिशील है। तो ये सभी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो प्रशिक्षु अभी जो है, जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे ज़्यादा तो उसमें कंफ्यूज होंगे। गतिशील आप नहीं पढ़े हैं, सतत आपको नहीं ध्यान में आएगा, और आपने पढ़ा है जॉन डीवी ने कहा है कि शिक्षा जो है समाज में रह करके होता है। तो आप सामाजिक पढ़े हैं तो आप क्या करेंगे, सामाजिक पर ही टिक करेंगे। लेकिन अगर आपको डीएलएड में ये सभी दिखे ज़्यादातर तो आपका ये सभी ज़्यादातर ऑप्शन जो है सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि शिक्षक के शिक्षण में उसकी सफलता का परिचायक है। तो शिक्षक जो है उसके शिक्षण में उसकी सफलता का परिचायक कौन होता है। तो जो शिक्षक है उसके शिक्षण में उसकी सफलता कौन दिलाता है, वह किसके माध्यम से अपने शिक्षण को सफल बनाता है। तो देखते हैं शिक्षण विधि। तो मैंने शिक्षण विधि आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया है, क्यों शिक्षण विधि आई, किस क्या काम में आती है, तो बिल्कुल डिटेल से इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। शिक्षण सूत्र क्या है, तो आपको मैंने शिक्षण सूत्र भी बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया है। पाठ्य वस्तु का विश्लेषण, या फिर डी ये सभी। तो देखिए, एक शिक्षक जो होता है वह शिक्षण विधि और शिक्षण प्रविधि, शिक्षण के नए उपागम, नवाचार, शिक्षण सूत्र
पाठ्य वस्तु का विश्लेषण, इन सभी का सहारा लेकर वह अपने शिक्षण को सफल बनाने की कोशिश करता है। तो आपका राइट आंसर होगा डी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहे हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए जो जो क्वेश्चन है बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आपको इधर उधर के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्योंकि यह विद्या क्वेश्चन बैंक है और विद्या क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा मॉडरेट लेवल है। तो शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है क्या? राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार, शिक्षक या फिर अभिभावक? तो देखिए यहाँ पर जो है शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, अभिभावक तो बच्चों को भेजते हैं विद्यालय पढ़ने के लिए, लेकिन विद्यालय में जो है शिक्षक के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहे हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रियाएं होती हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रियाएं होती हैं, कितनी होती हैं? 2 या फिर आपकी 4, 5 या फिर डी है 3। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में करिए कि कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। जल्दी से आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि आप सभी पढ़े हैं। तो आप बताइए कि शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में पूछ रहे हैं कि कक्षा शिक्षण तब बेहतर होता है जब कक्षा के सभी छात्र शांत बैठे हों, तब कक्षा अच्छी लगती है, या कक्षा शिक्षण बेहतर होता है, या फिर बच्चे प्रश्नोत्तर हेतु सभी छात्र तत्पर हों, कि बच्चे जो है वह टीचर से जो टीचर प्रश्न पूछ रहे हैं वह उस प्रश्न के प्रति बच्चे तत्पर हो कि टीचर पूछे और हम उसे तुरंत बताएं, है ना। ऐसे होता है जो तेज तर्राक बच्चे होते हैं जिन्हें सारा ज्ञान होता है मतलब चैप्टर के बारे में, और जो नहीं पढ़े होते वह डरते रहते टीचर ना ही पूछे तो ही बेटर होता है। और सी है सभी गणवेश में हो। अगर गणवेश का मतलब होता है स्कूल ड्रेस में, अगर सभी बच्चे स्कूल ड्रेस में हो तब कक्षा शिक्षण बेहतर होती है, या फिर बच्चे शांत बैठे हों तब कक्षा शिक्षण अच्छी होती है, या फिर प्रश्नोत्तर हेतु सभी छात्र तत्पर हो, उत्सुक हो कि टीचर हमसे क्वेश्चन पूछे, तब जाकर के कक्षा शिक्षण बेहतर होती है। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा बी, प्रश्नोत्तर हेतु सभी छात्र तत्पर हों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि शिक्षण का मुख्य अर्थ है। तो शिक्षण का मुख्य अर्थ क्या है, आइए देखते हैं। प्रेरित करना या फिर मार्ग प्रदर्शन, क्रियाशील बनाना, सिखाना। शिक्षण का मुख्य कार्य क्या है? बच्चों को प्रेरित करना या फिर मार्ग उनका गाइड करना, क्रियाशील उन्हें एक्टिव बनाना, उनको लर्निंग सिखाना, लर्निंग कराना, या फिर इंफॉर्मेशंस देना, डी ये सभी। तो देखिए एक शिक्षण में जो है बच्चों को प्रेरित भी किया जाता है, उनको गाइड भी किया जाता है, एक्टिव भी किया जाता है, उन्हें लर्निंग भी कराई जाती है, उन्हें इंफॉर्मेशंस भी दी जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा डी, शिक्षण का मुख्य अर्थ है प्रेरित करना, मार्ग प्रदर्शन, क्रियाशील बनाना, सिखाना, सूचना देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछे रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो है दिया है शिक्षण की परिभाषा और पूछा है यह कथन किसका है। तो शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। मैंने इसे बिल्कुल आपको समझा करके और किस तरीके से याद करते हैं इसे भी मैंने आपको बताया था कि शिक्षण जो है वह पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। तो यह परिभाषा जो है यह है B.F. स्किनर की। किसकी है? B.F. स्किनर की। मैंने आपको बताया था कि पुनर्बलन आपको कहीं पर दिखे तो आप क्या करेंगे, शिक्षण पुनर्बलन दिखे तो आप स्किनर को टिक करेंगे। यह शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। तो यह कथन B.F. स्किनर की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली एक पद्धति है। तो यह भी आपका परिभाषा है और पूछा है यह कथन किसका है। तो शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली एक पद्धति है, यह कथन है आपके क्लार्क का, या फिर रायंस को, या फिर B.O. स्मिथ, ये है रायबर्न। तो आपका राइट आंसर होगा B.O. स्मिथ। B.O. स्मिथ ने शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली एक पद्धति कहा है। और मैंने इसे आपको क्लास में बिल्कुल डिटेल से जितनी परिभाषाएं थी जो आपके यूपी डीलेट के लिहाज से इम्पोर्टेंट थी, जो आपके यूपी टेट, जो आपके एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थी, उन सभी परिभाषाओं को मैंने क्लास में इंक्लूड किया है। आप पढ़ सकते हैं जाकर के। आइए देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में पूछ रहे हैं कि B.O. स्मिथ के अनुसार शिक्षण एक निर्देशित क्रिया है। तो देखिए B.O. स्मिथ ने शिक्षण की दो परिभाषाएं दी, एक अभी मैंने आपको बताई और दूसरा है इन्होंने कहा कि शिक्षण एक उद्देश्य केंद्रित क्रिया है। क्या है? उद्देश्य केंद्रित। कैसी क्रिया है शिक्षण? शिक्षण का कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि हम पढ़ लिख करके शिक्षा प्राप्त करके एक सुयोग्य नागरिक बने, एक जिम्मेदार नागरिक बने और अपने जीवन में सफलता अर्जित करे। तो ये सब कुछ उद्देश्य होते हैं शिक्षण प्राप्त करने के लिए। तो शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहे हैं कि शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ऑप्शंस है, देखिए शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो देखते हैं ऑप्शन, बालक का स्वास्थ्य ठीक रखना, या फिर जनसंख्या शिक्षण देना, पर्यावरण की शिक्षा देना, या फिर डी है ज्ञान, उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। तो देखिए मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो उपयोगी ज्ञान प्रदान करके बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, उनका मानसिक विकास करना, उनका संवेगात्मक विकास करना, उनका जो है क्रियात्मक, उनका जो क्रियात्मक है, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, सभी पक्षों का क्या है, सभी पक्षों का विकास करना ही उद्देश्य होता है शिक्षण का। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहे हैं कि शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए। तो ऑप्शंस है परीक्षा की तिथियों पर, बी है शिक्षक के कार्य पर, सी है विद्यार्थियों के सीखने की गति पर, या डी है कालांश पर। तो देखिए शिक्षण की गति, जो शिक्षण की गति है किसकी? शिक्षण प्रक्रिया की जो गति है, शिक्षण की गति किस पे आधारित होनी चाहिए? तो देखते हैं ऑप्शन है परीक्षा की तिथियों पर। तो बिल्कुल गलत है, बच्चे को परीक्षा के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है ना। जब आप आगे पढ़ेंगे सीटेट की जब प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें जो है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए शिक्षक के कार्य पर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आजकल की शिक्षा जो है वह बाल केंद्रित है, तो शिक्षक के अनुसार कोई चीज़ नहीं होगी। विद्यार्थी, देखिए बाल केंद्रित शिक्षण में जो केंद्र बिंदु होता है वह शिक्षार्थी होता है। शिक्षार्थी के ही इर्द गिर्द जितनी वो शिक्षण दिया जाता है बच्चे के अनुसार ही दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण का यही उद्देश्य होता है। तो विद्यार्थी के सीखने की गति पर, और आपका राइट आंसर होगा सी, विद्यार्थियों के सीखने की गति पर शिक्षण की गति आधारित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहे हैं कि विद्यार्थियों के सीखने में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? तो विद्यार्थियों के सीखने में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? तो ऑप्शंस हैं सहायक सामग्रियों द्वारा, या फिर कक्षा के वातावरण द्वारा, सी है पुस्तकों द्वारा, या फिर डी है पत्र पत्रिकाओं के द्वारा। तो विद्यार्थियों के सीखने में अगर देखिए ये क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा आप इसमें उलझेंगे। क्यों? क्योंकि सहायक सामग्री भी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होती है, वह भी उसमें रुचि जागृत करती है।
और पत्र पत्रिकाएं भी और पुस्तकें भी, लेकिन सबसे जो ऑथेंटिक होगा, जो सब इसमें उपयुक्त तो सभी तो दिया नहीं है, जो सबसे ज़्यादा लगे कि बच्चे देखिए, अगर बहुत अच्छी सहायक सामग्री ही है, पुस्तक है और पत्र पत्रिकाएं हैं, लेकिन जो क्लास का वातावरण है वो अच्छा ना रहे, मान लेते हैं डेस्क बेंच जो है वह टूटी रहे और फर्श जो है वह भीगी हो, या फिर उसमें पानी भरा हो क्लास में, या जो है दरवाजे ना हो, या फिर उसमें बोर्ड्स अच्छे ना हो, जैसे क्लास का वातावरण, क्लास सही तरीके से ना व्यवस्थित हो, तो बच्चे के सीखने पर सबसे ज़्यादा उसी का प्रभाव पड़ता है। तो आपका राइट आंसर होगा बी, कि कक्षा के वातावरण द्वारा। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो गलत होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस किया करिए। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 में कह रहे हैं कि शिक्षण एवं अधिगम है, तो शिक्षण एवं अधिगम क्या है? अंतः संबंधित है या फिर बाह्य रूप से संबंधित है, कोई संबंध नहीं है, या फिर सामान्य रूप से संबंधित है? देखिए, शिक्षण है और क्या है, लर्निंग है। तो शिक्षण एवं जो है लर्निंग, LEARNING, तो जो लर्निंग है आपका अधिगम, तो जो अधिगम है वह शिक्षण से अंतः संबंधित होती है। कैसी? अंतः संबंधित होती है, और आपका राइट आंसर है ए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 14 में पूछ रहे हैं कि एक तंत्रात्मक शिक्षण में प्रमुख स्थान होता है। तो मैं आपको बता दूं, एक तंत्रात्मक शिक्षण का अर्थ है शिक्षक केंद्रित। क्या? शिक्षक केंद्रित शिक्षण। शिक्षक केंद्रित, है ना? शिक्षक केंद्रित शिक्षण को कहते हैं एक तंत्रात्मक शिक्षण। तो एक तंत्रात्मक शिक्षण में जो है शिक्षक केंद्र बिंदु होता है, जो प्रमुख स्थान होता है, ना तो पाठ्य विषय का होता है और ना ही छात्र का और ना ही विद्यालय का। जो राइट आंसर है शिक्षक का। तो जो शिक्षक केंद्रित शिक्षण होता है, या फिर उसी को एक तंत्रात्मक शिक्षण कहते हैं, उसमें शिक्षक का प्रमुख स्थान होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके सिलेबस में है भी आगे, और आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में। आगे है प्रश्न नंबर 15, लोकतंत्रात्मक शिक्षण में प्रमुख स्थान होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं विद्यार्थी का, देखिए यहाँ पर है लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी जो है आप जानते हैं कि जनता द्वारा, जनता का शासन, वो अलग बात है। वैसे ही विद्यालय में जो है शिक्षक की नहीं चलती, शिक्षक की नहीं चलती है, किसकी चलती है? शिक्षार्थियों की, बच्चों की। तो बच्चों के हिसाब से जब शिक्षक शिक्षण कार्य कराता है, तो उस शिक्षण व्यवस्था को लोकतंत्रात्मक शिक्षण या फिर बाल केंद्रित शिक्षण कहते हैं। तो ऑप्शंस है लोकतंत्रात्मक शिक्षण में प्रमुख स्थान होता है, विद्यालय का नहीं होता है, विषय वस्तु का भी नहीं होता, शिक्षक का भी नहीं होता। तो आपका राइट आंसर है ए, विद्यार्थी का प्रमुख स्थान होता है बाल केंद्रित शिक्षण या फिर लोकतंत्रात्मक शिक्षण में। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। और आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, है ना। चलिए देखते हैं कि शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि द्विध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा है? जॉन डीवी ने कहा है, या फिर E.L. थॉर्नडाइक, जॉन एडम्स, या फिर रेमंड। और मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया है कि शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया किसने किसने माना है, और शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसने किसने माना है, और कौन कौन से वो ध्रुव थे, इनको भी मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से बताया था। तो देखिए, शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया जो है यह जॉन एडम्स ने माना है। कौन माने हैं? जॉन एडम्स ने माना है। जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवी माना है। क्या माना है? त्रिध्रुवी माना है। त्रिध्रुवी में क्या क्या था? इन्होंने कहा शिक्षक, पहला ध्रुव है कौन? शिक्षक, और दूसरा है शिक्षार्थी, और तीसरा ध्रुव जो है
शिक्षार्थी और तीसरा ध्रुव जो है वह होता है समाज। तो इन्होंने क्या समाज को माना है। तो ये शिक्षा के 3 ध्रुव जॉन डीवी ने माना था और शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है यह जॉन एडम्स ने माना था और जॉन एडम्स का जो है समर्थन रॉस ने किया था। किसने किया था, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि किसने इनका समर्थन किया, जॉन एडम्स का। तो जॉन एडम्स का समर्थन रॉस ने किया था और जॉन एडम्स ने 2 ध्रुव माने थे। कौन, एक तो था शिक्षक और दूसरा कौन था, शिक्षार्थी। तो शिक्षक और शिक्षार्थी को इन्होंने 2 ध्रुव माना था। बाकी जॉन डीवी जो थे वह शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताए हैं। इनके अलावा जो बेंजामिन ब्लूम है, रायबर्न और B.O. स्मिथ, इन सभी लोगों ने शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम को माना है। किसको माना है, पाठ्यक्रम को। पाठ्यक्रम की जगह हम जो जॉन डीवी है उन्होंने समाज को माना है, शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज। बाकी जो रायबर्न है, बेंजामिन ब्लूम है, उन्होंने शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम को माना है। जबकि जॉन एडम्स और रॉस ने शिक्षण को 2 ध्रुवी प्रक्रिया माना है, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी ध्रुव हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें पूछे हैं कि अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो कहीं भी आपको क्वेश्चन में नहीं दिखे तो आप वहाँ पे सबसे पहले गोला करिए। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं कि इसमें अच्छे शिक्षण की विशेषता क्या नहीं है। तो वांछनीय सूचना देना, ये तो है ना। प्रगतिशीलता, ये भी अच्छी शिक्षण की विशेषता है। तीसरा है प्रजातंत्रात्मक, तो ये भी अच्छी शिक्षण की विशेषता है, क्योंकि प्रजातंत्रात्मक मतलब बाल केंद्रित, बच्चों के द्वारा उन्हें शिक्षा प्रदान करना, तो ये भी अच्छे शिक्षण की विशेषता है। और विचारों को अवरुद्ध करना, तो ये जो है अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है कि बच्चों के विचार जो है उन्हें रोक दिया जाए, अवरुद्ध कर दिया जाए, डांट कर बैठा दिया जाए, आगे से वह डर जाए, अपने विचार को जो है क्लासरूम में प्रकट ना करें। तो ये जो है यह अच्छे शिक्षण का गुण नहीं है, अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहे हैं कि शिक्षक की वास्तविक पहचान है उसकी किससे, खान पान से। तो कोई खान पान टीचर की नहीं देखने जा रहा है। शिक्षण या फिर पहनावा भी कोई नहीं देखने जा रहा है। अर्जित उपाधियां, तो देखिए यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि शिक्षण की वास्तविक पहचान उसकी अर्जित उपाधियों से होती है या फिर उसके शिक्षण से होती है। तो यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन सी, जो आंसर सी है उसके साथ जाएंगे कि शिक्षण की वास्तविक पहचान उसकी शिक्षण से होती है, ना कि उसके अर्जित उपाधियों से। अर्जित उपाधियाँ एक और बात है, एक अलग बात है, लेकिन जो शिक्षण की वास्तविक पहचान होती है उसके शिक्षण से उसे पहचाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहे हैं कि शिक्षण क्या है। तो शिक्षण एक कला है या फिर शिक्षण एक विज्ञान है। तो मैंने आपको बताया है कि शिक्षण एक कला है, शिक्षण एक विज्ञान है, तथा शिक्षण हेडिंग ही थी और बिल्कुल डिटेल से भी पढ़ाया था कि शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। तो आपका जो राइट आंसर होगा C, A एवं B दोनों। शिक्षण जो है वह कला भी है और विज्ञान भी है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में पूछ रहे हैं कि ब्लूम के अनुसार शिक्षण एक कौन सी प्रक्रिया है, त्रिध्रुवी या फिर द्विध्रुवी, एक ध्रुवी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 17 में ही बताया कि ब्लूम ने भी शिक्षण को त्रिध्रुवी माना है। क्या माना है, त्रिध्रुवी। कौन सी ध्रुव, त्रिध्रुवी इन्होंने माना था। और कौन कौन थे उसमें थे शिक्षक, कौन थे, शिक्षक थे, शिक्षार्थी
और आपका पाठ्यक्रम, तो इन्होंने शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम को ध्रुव माना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन आपके लिए कि ब्लूम के अनुसार शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22 प्रश्न नंबर 22, हाँ, प्रश्न नंबर 22 में पूछ रहे हैं कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखते हैं कौन सा कथन असत्य मतलब गलत है। तो ऑप्शंस है शिक्षण निर्देशात्मक होना चाहिए, या फिर शिक्षण सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, शिक्षण में छात्रों पर कठोर अनुशासन करना चाहिए, है ना, और शिक्षण सहयोग पर आधारित होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सभी चीज़ें करनी चाहिए, पर जहाँ पर छात्रों को कठोर अनुशासन हो या फिर दंड हो तो वो आपका ऑप्शन हमेशा हमेशा गलत होता है, और सी आपका आंसर सही होगा, क्योंकि शिक्षण में छात्रों पर कठोर अनुशासन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहे हैं कि उत्तम शिक्षण की विशेषता है। तो ऑप्शंस है सहानुभूति, सहयोगपूर्ण भावना एवं बाल मनोविज्ञान के अनुकूल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। पथ प्रदर्शन, जो टीचर है वह बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्ण से उनके साथ पेश आए, उनको गाइड करे और उनको सहयोग करे, और उनके मन को समझ करके उसके हिसाब से उन्हें शिक्षण प्रदान करे। तो ये उत्तम शिक्षण की सभी विशेषताएं हैं, और आपका राइट आंसर है डी, ये सभी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य करना शिक्षक के लिए है सरल कार्य, कठिन कार्य, चुनौतीपूर्ण कार्य या फिर निम्न स्तर का कार्य। तो देखिए जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कराना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और सभी बच्चे जो है, सभी बच्चों का व्यक्तिगत विभिन्नता अलग होती है, सबके जो है इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, और यहाँ तक जो घर के पेरेंट्स होते हैं वह एक दो बच्चों को नहीं संभाल पाते, और जो टीचर्स होते हैं वह एक साथ 35 बच्चों को एक क्लास में एक साथ पढ़ाते हैं। तो उनके लिए जो है छोटे बच्चों को पढ़ाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। तो आपका राइट आंसर है चुनौतीपूर्ण, कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है इतने सरल भाव के होते हैं कि उनके साथ पढ़ाने में और पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में है कि शिक्षण सिद्धांतों के प्रतिपादन का आधार है। तो शिक्षण सिद्धांत का जो प्रतिपादन हुआ उसका आधार क्या था। तो आइए देखते हैं अधिगम के स्वरूप, या फिर अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के अधिनियम, या फिर ये सभी। तो आपको राइट आंसर है डी, ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका कि शिक्षण प्रक्रिया का परिणाम होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं अनुशासन, अधिगम, पाठ्यक्रम या फिर अभिरुचि। तो ए है अनुशासन और बी है आपका अधिगम। तो शिक्षण प्रक्रिया का परिणाम क्या होता है। शिक्षण प्रक्रिया किस लिए कराई जाती है, बच्चों को लर्निंग कराने के लिए ना, ताकि बच्चे क्या करें, लर्निंग करें, अधिगम करें। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम के लिए नहीं, पाठ्यक्रम उनका परिणाम नहीं है, अभिरुचि नहीं है और अनुशासन भी नहीं है। आपका राइट आंसर होगा बी कि बच्चे जो है शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा उन्हें अधिगम प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 में है कि शिक्षण की प्रक्रियाओं के अनुभव एवं क्रियाओं से होता है। तो ऑप्शंस है अभिमत, अनुशासन, अधिगम या फिर अभिरुचि। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए, शिक्षण की प्रक्रियाओं के अनुभव एवं क्रियाओं से क्या होता है, अधिगम होता है, बच्चे सीखते हैं, और क्या होगा, अभिरुचि और अनुशासन, अभिमत ये सब नहीं होगा, अधिगम होगा, क्योंकि आप अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे। अधिगम आपका जो है आपके सब्जेक्ट का नाम ही है, तो आपको अधिगम में ही लगाना है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 में है कि
कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया था क्लास में भी, और एक दिन जब मैंने राजन सीरीज पढ़ाई थी तो उसमें संप्रेषण दिया था, तो वहाँ से मैंने बिल्कुल डिटेल से आपको संप्रेषण के बारे में हर एक चीज़ बताई थी। लेकिन फिर से हमारा दायित्व बनता है कि जब भी क्वेश्चन आया है तो हम उसे फिर से बिल्कुल डिटेल से बताएं। तो कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो जो क्लास देखे होंगे उन्हें पता होगा। अगर आप कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है ये कमेंट कर रहे हैं, तो उसके साथ ये भी कमेंट करिएगा कि वह जो शब्द था उसका अर्थ क्या था, है ना। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो यहाँ पर ऑप्शन है कम्युनिकेंट शब्द से या फिर कम्यून शब्द से, सी है कम्युनिस्ट और डी है आपका कम्युनिज्म। तो जल्दी से आप लोग आंसर करिए। तो आपका राइट आंसर है सी, कम्युनिस्ट शब्द से हुई है ना। मैंने आपको बताया था कि कम्युनिस्ट शब्द जो है यह लैटिन का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, और कम्युनिस्ट का अर्थ होता है सामान्य बनाना। क्या बनाना? सामान्य बनाना। अगर ऑप्शन में आ जाए कि कम्युनिस्ट शब्द का क्या अर्थ है तो विचारों का आदान प्रदान मत करिएगा, करिएगा क्या? सामान्य बनाना। चलिए आगे देखते हैं। तो आपका जो कम्युनिकेशन है, जो संप्रेषण है, वह कम्युनिस्ट शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, और कम्युनिस्ट शब्द जो है वह लैटिन का शब्द है, और कम्युनिस्ट से कम्युनिकेशन शब्द बना है। तो कम्युनिकेशन जो है यह अंग्रेजी में है और हिंदी में इन्हें कहते हैं संप्रेषण। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 28। तो आपका संप्रेषण आ भी गया। तो इसमें पूछा क्या है कि संप्रेषण प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 29 में है कि संप्रेषण प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? तो मनोवैज्ञानिक है, गत्यात्मक है, सामाजिक है, या फिर ये सभी। तो ये देखिए मनोवैज्ञानिक भी है, गत्यात्मक भी है, सामाजिक भी है, और ये सभी। तो आपका राइट आंसर होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 में पूछ रहे हैं कि कक्षा संप्रेषण में ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु है। कक्षा में अगर संप्रेषण हो रहा है, जैसे मान लेते हैं टीचर्स और बच्चों के बीच में वार्तालाप हो रहा है, बातचीत हो रहा है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, तो वहाँ पर मुख्य ध्यान देने वाले मुख्य बिंदु क्या हो सकते हैं? तो ऑप्शन है आपके भौतिक वातावरण, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नताएं, सी है समसामयिक घटनाएं, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब भी टीचर्स क्या करें, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करें, संप्रेषण करें, तो उन्हें बच्चों की वैयक्तिक विभिन्नताओं पर, वैयक्तिक विभिन्नताओं का मतलब बच्चे का व्यक्तित्व तो पहले से वह जानते रहें, उसे समझते रहें कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, वह कैसी चीज़ों को पसंद करता, उसी के हिसाब से उससे संप्रेषण करना चाहिए। तो टीचर का यह दायित्व बनता है कि वह बच्चे का वैयक्तिक विभिन्नता को जानते हुए तब उससे संप्रेषण करे। तो आपका जो राइट आंसर है बी, व्यक्तिगत विभिन्नता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हो, अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो, मेरा समझाया हुआ अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहे हैं कि मुख्य रूप से संप्रेषण के प्रकार हैं। तो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से बताया था संप्रेषण के प्रकार। तो यहाँ पर है मुख्य रूप से संप्रेषण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था संख्या के आधार पर, और एक जो था भाषा के आधार पर। तो मैंने आपको बताया था संख्या के आधार पर एक तो होता है व्यक्तिगत, कौन सा होता है? व्यक्तिगत, और दूसरा होता है सामूहिक संप्रेषण, है ना। और भाषा के आधार पर होता है, एक होता है मौखिक और एक क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए कि एक तो हम मौखिक रूप में करते हैं, और एक क्या होता है आपका शाब्दिक। कौन सा होता है? जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं शाब्दिक संप्रेषण, और जिनमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है उन्हें मौखिक या फिर अशाब्दिक संप्रेषण कहते हैं, जिसमें संकेत के माध्यम से बात किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32, और क्वेश्चन नंबर 32 में पूछ रहे हैं कि संप्रेषण के मुख्य घटक है। तो ऑप्शन है आपके छात्र, या फिर शिक्षण के उद्देश्य,
कक्षा का वातावरण या फिर ये सभी। तो देखिए संप्रेषण के मुख्य कंपोनेंट कौन होंगे, कक्षा का वातावरण, जब कक्षा होगी और वहाँ पर छात्र होंगे और जो है शिक्षण हो रहा है उसके कुछ उद्देश्य होंगे, कुछ एम होंगे, उसी को लेकर के संप्रेषण होता है। तो ये सभी जो है वह संप्रेषण के कंपोनेंट हैं, घटक हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 में पूछ रहे हैं कि निम्न में से कौन सा लिखित संप्रेषण का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शंस है प्रतिवेदन या फिर पत्र, टेलीफोन या फिर गृह पत्रिकाएं। तो आपका राइट आंसर है टेलीफोन। यहाँ पर देखिए, हाँ क्वेश्चन में कहा है नहीं, देखिए मैं भी यहाँ पर कंफ्यूज हो गई है ना, नहीं। तो निम्न में से कौन सा लिखित संप्रेषण नहीं है। तो पत्र में लिखते हैं, प्रतिवेदन में लिखते हैं और गृह पत्रिकाओं में भी लिखा जाता है, लेकिन टेलीफोन में लिखा नहीं जाता। टेलीफोन में सिर्फ बातचीत की जाती है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 34 और क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत नहीं आता है। तो मौखिक संप्रेषण में क्या था, मौखिक संप्रेषण में जो है शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, है ना। जैसे वहाँ पर आपका था ना, अभी मैं आपको बताई थी कि मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सा, साक्षात्कार आएगा, सामूहिक परिचर्चा, कहानी या फिर पत्र। तो देखिए आपका एक होता है लिखित और एक होता है मौखिक। यहाँ पर होता है, एक होता है लिखित और एक होता है मौखिक, है ना। तो यहाँ पर जो है संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण में आपका साक्षात्कार होगा, सामूहिक परिचर्चा होगा, कहानी होगा, क्योंकि यह सभी मौखिक के द्वारा होता है। लेकिन जो पत्र है वह आपका लिखित है। तो आपका राइट आंसर है डी कि पत्र नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 35 की सामूहिक संप्रेषण का गुण है। तो ऑप्शन है यह विधि सरल एवं सस्ती है, बी यह विधि छात्रों को व्यवहार कुशल बनाती है, सी यह विधि छात्रों में नेतृत्व कुशलता का विकास करती है, डी ये सभी। तो आपका जो आंसर है डी होगा, क्योंकि संप्रेषण का यह सभी गुण है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 में पूछ रहे हैं कि संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए। तो देखते हैं, ऑप्शन है अनुशासनात्मक, सौहार्दपूर्ण, प्रकाशपूर्ण या फिर नीरस। तो देखिए जो संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए वह होना चाहिए सौहार्दपूर्ण। प्रकाश तो होगा ही, नीरस नहीं होना चाहिए, अनुशासन नहीं होना चाहिए कि इतना ज़्यादा अनुशासन हो कि बच्चे डरते रहें। तो आपका राइट आंसर होगा सौहार्दपूर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहे हैं कि शिक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया का प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। तो संप्रेषण प्रक्रिया का प्रमुख सिद्धांत माना जाता है, ऑप्शंस है योग्यता का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत या फिर सजगता का सिद्धांत, डी ये सभी। तो आपका जो राइट आंसर होगा ये सभी, योग्यता का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, सहजता का, सजगता का सिद्धांत। तो ये सभी सिद्धांत को मैंने आपको संप्रेषण की क्लास में बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया था। जो बच्चे अगर क्लास को डिटेल से पढ़े होंगे उन्हें ये सारी चीज़ें पता होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक तो कर ही दीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहे हैं कि कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया किस प्रकार का संप्रेषण है। जो कक्षा शिक्षण में शिक्षण होता है, जो संप्रेषण होता है वह किस प्रकार का होगा। तो देखिए कक्षा में जो है एक टीचर होंगे और बहुत सारे क्या होंगे, बच्चे होंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चे समूह के रूप में हैं, है ना। तो यहाँ पर सामूहिक संप्रेषण तो होगा ही होगा, और हो सकता है बच्चा क्या, टीचर जो है एक भी बच्चे से बात कर सकते हैं, है ना। तो व्यक्तिगत भी हो सकता है और
व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक, दोनों प्रकार से हो सकता है। तो देखते हैं, व्यक्तिगत संप्रेषण, सामूहिक संप्रेषण, विकल्प ए एवं बी दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं, तो डी गलत है। आपका सी सही होगा कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार के संप्रेषण हो सकते हैं कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहे हैं कि संप्रेषण की प्रमुख बाधा मानी जाती है। तो संप्रेषण में बाधा क्या क्या होती है? भाषा की कमी या फिर रुचि का अभाव। मान लेते हैं अगर इंटरेस्ट ही ना हो तो हम किसी से कम्युनिकेशन ही ना करें, है ना, कम्युनिकेट ना हो पाए। तो रुचि का अभाव और भाषा की कमी दोनों जो है वह संप्रेषण में बाधा बनती है। तो विकल्प सी जो है ए एवं बी दोनों होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछ रहे हैं कि कक्षा में प्रभावी संप्रेषण का मुख्य तरीका है। तो ऑप्शंस हैं उद्देश्य पूर्णता, सक्रिय शिक्षण, क्रमबद्ध विषय वस्तु या फिर ये सभी। तो कक्षा में जो प्रभावी संप्रेषण है इनका मुख्य तरीका है तो उद्देश्यपूर्ण होगा ही, सक्रिय शिक्षण एक्टिव रहेंगे, क्रमबद्ध क्रम से विषय वस्तु को पढ़ाया जाएगा, तो ये सभी जो आपका राइट आंसर है ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि किस संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शंस है शाब्दिक संप्रेषण या अशाब्दिक संप्रेषण, विकल्प ए एवं बी दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संप्रेषण जो है शाब्दिक भी होता है और आपका अशाब्दिक भी होता है। जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है वह शाब्दिक होता है और जिनमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है वह आपका अशाब्दिक होता है। तो किस संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग होता है? तो शाब्दिक संप्रेषण में भाषा का प्रयोग होता है। तो आपका जो राइट आंसर है वह होगा ए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में है कि यहाँ पर देखिए डॉट डॉट दिया है, फिर दिया है के अनुसार सामूहिक संप्रेषण विधि छात्रों को सुझाव एवं नवीन ज्ञान प्रदान करती है। तो ऑप्शंस हैं मेलविन, बी है रायबर्न, सी है मैकडूगल और डी है थॉर्नडाइक। तो आपका राइट आंसर है रायबर्न। रायबर्न के अनुसार सामूहिक संप्रेषण विधि छात्रों को सुझाव एवं नवीन ज्ञान प्रदान करती है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 और 43 नंबर क्वेश्चन में है कि शिक्षा के क्षेत्र में संप्रेषण की आवश्यकता होती है। तो आपके ऑप्शंस है अनिवार्य शिक्षा के लिए, बी है शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए, सी है शिक्षा अधिकारियों को निर्देशन के लिए, डी है ये सभी। तो आपका राइट आंसर होगा डी ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 और क्वेश्चन नंबर 44 में पूछ रहे हैं कि सामूहिक संप्रेषण का गुण नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा है। तो यह विधि सस्ती एवं सरल है, बी है यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, सी है यह विधि छात्रों को व्यवहार कुशल बनाती है और डी यह विधि छात्रों में नेतृत्व कुशलता का विकास करती है। तो जो सामूहिक संप्रेषण है वह मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है और तीनों ऑप्शन जो है वह आपके सही है। तो आपका राइट आंसर होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछ रहे हैं कि निम्न में से कौन सा गुण व्यक्तिगत संप्रेषण का नहीं है। तो ऑप्शंस हैं शिक्षा का केंद्र बालक होता है। चलिए आगे देखते हैं। बी है यह विधि सरल एवं सस्ती होती है, तो व्यक्तिगत संप्रेषण पूछ रहे हैं। सी यह विधि बालकों को क्रियाशील बनाती है, डी इस विधि में व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान दिया जाता है। तो देखिए जब भी व्यक्तिगत संप्रेषण होता है तो उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान दिया जाता है, बालकों को क्रियाशील बनाया जाता है और बाल केंद्रित होता है, ये सही है। लेकिन यह विधि जो है वह सस्ती एवं सरल नहीं होती है क्योंकि व्यक्तिगत संप्रेषण है, एक एक बच्चों से जो है
व्यक्तिगत रूप से संप्रेषण होगा तो उसमें जो है समय भी ज़्यादा लगेगा और यह महंगा भी पड़ेगा और कठिन भी होता है। तो आपका बी आंसर जो है वह सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछ रहे हैं कि निम्न में से कौन सा असत्य है। तो देखते हैं ऑप्शन, संप्रेषण एक सा कथन पारस्परिक संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। बी, संप्रेषण प्रक्रिया एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। सी, संप्रेषण एक स्थिर प्रक्रिया है। और डी, उत्तम शिक्षण के लिए संप्रेषण एक बुनियादी तत्व है। तो यहाँ पर जो है सी जो है वह आपका राइट आंसर होगा कि संप्रेषण एक स्थिर प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि आपको शुरू में मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि संप्रेषण जो है वह गत्यात्मक है, सामाजिक है और गतिशील है ना। तो स्थिर कहाँ से हो जाएगा, स्थिर नहीं होगा और आपका राइट आंसर होगा सी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 47 नंबर। इसमें पूछ रहे हैं कि मुख मुद्राएं एवं हाव भाव निम्न में से कौन से संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शंस है शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण, विकल्प ए और बी। तो देखिए हाव भाव, मुख मुद्राएं, संकेत के माध्यम से अगर जब संप्रेषण होता है तो उसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यह होगा आपका अशाब्दिक संप्रेषण होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 48 में पूछ रहे हैं कि संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख तत्वों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शंस है संदेश, संदेश प्राप्तकर्ता, भाषा, माध्यम। तो आपका राइट आंसर है भाषा। संप्रेषण प्रक्रिया में प्रमुख तत्वों में शामिल नहीं है कौन, भाषा, क्योंकि संदेश है और प्राप्तकर्ता है, माध्यम है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा सी, भाषा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किस प्रकार का विनिमय संभव नहीं है। तो तथ्य एवं सूचना, निर्देश एवं निर्णय, हाव भाव, भावना या फिर भौतिक आदान प्रदान। तो भौतिक आदान प्रदान नहीं संभव है, बाकी तीनों संभव है। अगला क्वेश्चन 50 और 50 क्वेश्चन नंबर 50 में पूछ रहे हैं कि संप्रेषण के 4 है ना एस हैं, कौन कौन से हैं। तो ऑप्शंस है संक्षिप्तता, साधारण, शक्ति और निष्ठावान। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि संप्रेषण के 4 एस हैं, संक्षिप्तता, साधारण, शक्ति और निष्ठावान। तो ये है आपका राइट आंसर। तो देख सकते हैं आपको कितना मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन मिले हैं। तो आप अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन हम देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है कि शिक्षण क्या है। तो उत्तर है शिक्षण को अंग्रेजी में टीचिंग कहते हैं। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के ज्ञान, कौशल अथवा अभिरुचि को सीखने या प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार शिक्षण का अर्थ ज्ञान प्रदान करना, कौशल का विकास करना, निर्देश देना, पाठ पढ़ाना एवं प्रोत्साहित करना होता है। तो यह थी शिक्षण की परिभाषा। बिल्कुल आपको जैसे दिया है मैंने आपको वैसे ही पढ़ाया और बिल्कुल आपको मैंने क्लास में भी बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया है। तो उम्मीद करती हूँ ये आंसर आपको बेटर लगा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहे हैं कि शिक्षण के संबंध में स्किनर का कथन क्या है। तो अभी हमने ऑप्शन वाले क्वेश्चन में पढ़ा था बहुविकल्पी में कि स्किनर ने क्या कहा था कि शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। तो उत्तर देखते हैं कि शिक्षण के संबंध में स्किनर ने कहा है शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। अगर आपकी क्वेश्चन में आए पेपर में तो आप डायरेक्ट ये मत लिखिएगा, देखिए ऐसे लिखने का तरीका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहे हैं कि शिक्षण के संबंध में बी.ओ. स्मिथ
का क्या मत है? B.O. स्मिथ ने क्या कहा? तो शिक्षण के विषय में B.O. स्मिथ का मत है कि शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। कौन? उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है, उद्देश्य निर्देशित प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में पूछ रहे हैं कि शिक्षण के संबंध में जेम्स एम थाइन की परिभाषा दीजिए। तो देखिए, आपको जेम्स एम थाइन ना तो पवन में मिलेंगे, ना राजन में मिलेंगे, ना ही आपको जो है ठाकुर प्रकाशन में मिलेंगे। तो आपको ये विद्या क्वेश्चन में मिलेंगी। इसलिए मैं आपको बताई थी वीडियो में कि अगर आपको सीरीज लेनी है तो विद्या क्वेश्चन बैंक लीजिए। विद्या क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन जो है वह अच्छे लेवल के दिए हुए हैं। समस्त शिक्षण का अर्थ अधिगम सीखने में वृद्धि करना है, ये थाइन ने कहा है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया क्या है कि शिक्षण की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताइए। तो आपके आंसर है शिक्षण की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। शिक्षण अधिगम की क्रिया को प्रभावशाली तथा व्यवस्थित बनाना, पहली विशेषता। दूसरी है शिक्षण की समस्त प्रक्रियाओं का आधार मनोवैज्ञानिक है। तीसरा है शिक्षण का कार्य ज्ञान प्रदान करना है। और चौथा है शिक्षण मार्गदर्शन प्रदान करता है। और 5वां, देखिए यहाँ पर 4 ही पूछा था लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा दिया है। आप 5 पढ़ते हैं, मान लीजिए क्लास में आप जब एग्जाम में भूल जाते हैं एक, तो आपको 4 तो याद रहेगा। तो शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। यह शिक्षण की 4 विशेषता थी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहे हैं कि एक उत्तम शिक्षण की 4 विशेषताएं लिखिए। तो आपका आंसर है एक उत्तम की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है अच्छे शिक्षण में वांछनीय सूचनाएं दी जाती हैं। और दूसरा है अच्छे शिक्षण में अधिगमकर्ता स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है। तीसरा है अच्छे शिक्षण के लिए प्रभावशाली नियोजन की आवश्यकता होती है। और चौथा है अच्छा शिक्षण जनतंत्री आदर्शों पर आधारित होता है, मतलब बाल केंद्रित होता है। तो यह था उत्तम शिक्षण की 4 विशेषताएं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है शिक्षण प्रक्रिया को कौन कौन सी अवस्थाओं में विभक्त किया गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आगे चलकर आपका जो यूपी टेट है, एसटेट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि शिक्षण प्रक्रिया के कौन कौन सी अवस्थाओं में विभक्त किया गया है। तो पहला है पूर्व क्रियावस्था, दूसरा है अंतः प्रक्रिया अवस्था और तीसरा है उत्तर क्रिया अवस्था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण कौन कौन से प्रकार होते हैं। शिक्षण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो शिक्षण के जो है 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है आपका बाल केंद्रित मतलब प्रजातंत्री, एक होता है एकतंत्री और एक होता है हस्तक्षेप रहित जिसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। तो एक तंत्री जो है शिक्षक केंद्रित, दूसरा है लोकतंत्री शिक्षण और तीसरा है हस्तक्षेप रहित। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 था ना, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एस्टेट में मिलेगा। ये क्वेश्चन जो है आपको एस्टेट में मिलेगा जब आप जीवन कौशल या फिर शिक्षण कौशल पढ़ेंगे। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपको बहुत सारे जो है आगे के लिए तैयारी हो जाएगी इस सीरीज से। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9 कि उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को कौन कौन से भागों में बांटा जाता है। तो आपके ऑप्शंस है आंसर है उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को निम्न 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोज्ञात्मक या फिर क्रियात्मक। ज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव और भावात्मक मतलब उनकी फीलिंग से लेकर और क्रियात्मक मतलब वह मनोगत्यात्मक। तो यह जो है इन तीनों को किसने दिया है? ब्लूम ने दिया है और इसी को कहते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी। आगे जब आप 3rd सेमेस्टर में जाएंगे तब पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल से इन सभी चीज़ों को।
चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहे हैं कि शिक्षण के कौन कौन से स्तर हैं। तो जो आपका आंसर है, शिक्षण के 3 स्तर हैं और मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया है। स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर बिल्कुल डिटेल से आपको क्लास में बताए हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में पूछ रहे हैं कि एक तंत्री शिक्षण से क्या अभिप्राय है। तो एक तंत्री शिक्षण में जो है वह शिक्षक केंद्र बिंदु होता है और शिक्षक के अकॉर्डिंग ही शिक्षण कार्य होता है। तो वह शिक्षण जिसमें शिक्षक का प्रमुख स्थान होता है एवं छात्र का स्थान गौण होता है, मुख्य नहीं होता है, वह शिक्षण एक तंत्री शिक्षण कहलाता है। प्रश्न नंबर 12 कि लोकतांत्रिक शिक्षण से क्या अभिप्राय है। तो वह शिक्षण जिसमें छात्र केंद्र बिंदु होता है एवं शिक्षक का स्थान गौण होता है, उसे लोकतांत्रिक शिक्षण कहते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में पूछ रहे हैं कि हस्तक्षेप रहित शिक्षण से क्या अभिप्राय है। तो आइए देखते हैं हस्तक्षेप रहित शिक्षण क्या होता है, जिसमें जो है शिक्षक क्या करे, शिक्षण में बच्चों का कोई हस्तक्षेप ना करे, तो वह शिक्षण जो है हस्तक्षेप रहित होता है। तो वह शिक्षण जिसमें शिक्षक एक मित्र की भांति कार्य करता है एवं छात्रों को शिक्षण के समय अधिक सक्रिय बनाते हुए विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए उन्हें अधिकतम अवसर प्रदान करता है। इसमें शिक्षक छात्र क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करता है, उनकी सृजनात्मक क्षमताओं के विकास की ओर ध्यान केंद्रित करता है। तो ऐसे शिक्षण को हस्तक्षेप रहित शिक्षण कहते हैं। मान लेते हैं आपके एग्जाम में पूछ ले कि हस्तक्षेप रहित, लोकतांत्रिक और एकतांत्रिक शिक्षण में सबसे अच्छा शिक्षण कौन है, तो आप कहेंगे कि लोकतांत्रिक मतलब बाल केंद्रित शिक्षण सबसे बेस्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहे हैं कि शिक्षण की प्रकृति कलात्मक है या फिर वैज्ञानिक। तो शिक्षण की प्रकृति कलात्मक भी है और वैज्ञानिक भी है। शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से क्लास में ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहे हैं कि शिक्षण के कोई 4 उद्देश्य बताइए। तो छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों का मार्गदर्शन करना, तीसरा है छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना और चौथा है छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। ये सभी शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है कि शिक्षण के संबंध में बर्टन ने क्या कहा है। बर्टन की परिभाषा क्या है। तो शिक्षण के संबंध में बर्टन ने कहा कि शिक्षण सीखने के लिए उद्दीपन, पथ प्रदर्शन एवं उत्साहवर्धन होता है। तो मैंने आपको शिक्षण की क्लास में बिल्कुल डिटेल से जितनी परिभाषाएं हैं, चाहे आपके यूपी टेट की हो, यूपी डीलेट की हो, सी टेट की, एस टेट की, सभी इम्पोर्टेंट जितनी भी परिभाषाएं थी उन सभी को मैंने डिस्कस किया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 में शिक्षक केवल पथ प्रदर्शक अथवा निर्देशक के रूप में कार्य करता है और स्व अनुशासन पर जोर देता है। एल.एन. गेज उपरोक्त कथन किस प्रकार के शिक्षण से संबंधित है। तो देखिए ये जो है यह बाल केंद्रित शिक्षण से संबंधित है कि शिक्षक जो है वह बालकों का पथ प्रदर्शन करता है, उन्हें गाइड करता है और ज़्यादा स्व अनुशासन पर जोर देता है। तो ऐसे शिक्षण को बाल केंद्रित शिक्षण कहते हैं या फिर लोकतंत्रात्मक शिक्षण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है संप्रेषण क्या है। तो संप्रेषण का अर्थ है परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। प्रश्न नंबर 19 में पूछ रहे हैं कि संप्रेषण को व्यापक संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो संप्रेषण एक गत्यात्मक, उद्देश्यपूर्ण, द्विध्रुवी, द्विवाही प्रक्रिया है जिसमें संप्रेषण सामग्री, संप्रेषण
करने वाला तथा संप्रेषण ग्रहण करने वाला। इसमें सूचनाओं एवं विचारों का संप्रेषण व ग्रहण लिखित, मौखिक अथवा संकेतों के माध्यम से होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में है कि संप्रेषण कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है। तो मैंने अभी आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन में बताया है कि संप्रेषण जो है वह अंग्रेजी में उसे कम्युनिकेशन कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। और कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति जो है यह कम्युनिस लैटिन भाषा का शब्द है उससे मानी जाती है और कम्युनिस का अर्थ होता है सामान्य बनाना। प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है कि संप्रेषण कितने प्रकार का होता है। तो संप्रेषण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक तो संख्या के आधार पर और दूसरा भाषा शैली या फिर प्रस्तुति के आधार पर। संख्या के आधार पर होगा आपका वैयक्तिक संप्रेषण और सामूहिक संप्रेषण, और भाषा शैली या प्रस्तुतिकरण के आधार पर होता है, एक होता है शाब्दिक और दूसरा होता है अशाब्दिक। तो ये है संप्रेषण के प्रकार। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि शाब्दिक संप्रेषण एवं अशाब्दिक संप्रेषण के भेद स्पष्ट कीजिए। तो शाब्दिक संप्रेषण के 2 भेद होते हैं। देखिए, शब्दों को या तो मौखिक के भाषा मतलब मौखिक भाषा के रूप में आप प्रकट करिए या फिर लिखित में। और अशाब्दिक को 3 भेद होते हैं, एक आप वाणी या ध्वनि या संकेत के माध्यम से, चक्षु या मुख मुद्रा मतलब आँखों के इशारों से या फिर मुख मुद्राओं से, हाव भाव से या फिर स्पर्श करके। तो अशाब्दिक संप्रेषण के भी 3 भेद हैं और आपके शाब्दिक संप्रेषण के 2 भेद हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए संप्रेषण दिया है, एक शाब्दिक एक अशाब्दिक। शाब्दिक को यहाँ पर लिखित और मौखिक और अशाब्दिक को वाणी, आंखों द्वारा, मुख मुद्रा या फिर स्पर्श करके बातें होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है कि संप्रेषण में आने वाली किन्हीं 2 प्रमुख बाधाओं को बताइए। तो आपका भौतिक बाधाएं हैं जैसे शोर, खराब स्वास्थ्य या फिर वातावरण, और भाषागत बाधाएं हैं जैसे अस्पष्ट शब्द, अनावश्यक शब्द, गलत उच्चारण या फिर आवश्यक शब्द आदि। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में पूछ रहे हैं कि संप्रेषण की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो संदेश वाहक संदेश तैयार कर इन कोडिंग उसे किसी माध्यम से जैसे रेडियो, टेलीफोन, तार, भाषण, पत्र आदि द्वारा प्रेषित करता है। तो मैंने आपको बताया था कि एक होता है प्रेषित करता और दूसरा होता है कौन सा, एक होता है सेंडर मतलब जो क्या करता है इंफॉर्मेशंस को देता है, और दूसरा होता है रिसीवर जो क्या करता है संदेश को प्राप्त करता है, और जो संदेश को देने में एक मीडियम होता है जिसे हम कहते हैं माध्यम। तो यही होता है आपका संप्रेषण की प्रक्रिया। तो जब ये रिसीवर वाला जो होता है वह संदेश को प्राप्त करता है तो फिर क्या करेगा, फीडबैक देता है। क्या करेगा, फीडबैक देता है, प्रत्युत्तर। फिर सेंडर क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा। तो यही प्रक्रिया जो है वह संप्रेषण की प्रक्रिया है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में है कि संप्रेषण के कोई 2 मुख्य कार्य बताइए। तो मुख्य कार्य है सूचना प्रदान करना, निर्देश, आदेश, संदेश देना या फिर प्रेषित करना या फिर प्रस्फरित करना, यह होता है संप्रेषण का कार्य। प्रश्न नंबर 26 में पूछा गया है कि संप्रेषण की कोई एक परिभाषा दीजिए। तो E.G. मेयर के अनुसार संप्रेषण से तात्पर्य किसी व्यक्ति के विचारों एवं अभिमत से अन्य व्यक्तियों से परिचित कराना है। तो ये परिभाषा E.G. मेयर के अनुसार थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन कि संप्रेषण की आवश्यकता क्यों है, क्यों, इसके 2 कारण बताइए। तो संप्रेषण की आवश्यकता अग्र 2 कारणों से पड़ती है और आप सभी
कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इसका आंसर आप सभी बताएंगे। मैं नहीं बताऊंगी कि संप्रेषण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके 2 कारण बताइए। आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ताकि आपके डीएलएड के एग्ज़ाम में आपका अच्छा परफॉर्मेंस हो और अच्छे परसेंटेज से आप पास हो। तो अगर मेरा समझाया हुआ कंटेंट अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ क्लास को थोड़ा शेयर किया करिए, लाइक भी किया करिए। आप लोग क्लास को ना तो शेयर करते ना तो लाइक करते, देख करके छोड़ देते हैं। और क्लास के अंत तक जुड़े रहने के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए सभी प्रशिक्षुओं को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।